तो हम सुख का अनुभव करते हैं, या यूं कहें है ना, हम सुखी होते हैं। लेकिन अगर हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल जो फीलिंग है वो संबंध की है, लेकिन किसी वजह से मान्यता के आधार पर या संवेदना के आधार पर जो विचार चल रहा है वो विरोध का चल रहा है, तो क्योंकि वो विरोध का विचार मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल तो है नहीं, तो उस विरोध के विचार जब तक चलता रहता है तब तक जो स्टेट बनी रहती है वो दुख की स्टेट बनी रहती है। मतलब मैं उस स्टेट में रहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी वो स्थिति है उसमें रहने के लिए मैं बाध्य हूँ। तो ये स्थिति है ना, तो ऐसे जो हमारी स्थिति बनी रहती है, कभी सुख की कभी दुख की जो स्थिति है वो हम देखते रहते हैं अपने डेली लाइफ में। तो करने वाला क्या दिखाई देता है कि ये है कि जो मेरा कल्पनाशीलता में चल रहा है, जितनी भी इच्छा विचार आशा चल रही है, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ अलाइंड हो जाए, है ना। अगर मैं संबंध पूर्वक जीना चाहता हूँ तो हर वक्त संबंध का विचार, संबंध को लेकर जो इच्छा है वो मेरे अंदर बनने लगे। यानी कि नेचुरल एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी जी बिल्कुल। हम देखें ना, हम कैसी भी स्थिति हो, है ना, अगर हम अपने आप से पूछते हैं तो हमारे अंदर से वो आंसर आता है, तो वो रेफरेंस पॉइंट तो हम सभी के अंदर है ही, है ना। बात सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की है। तो जो कुछ भी बाहर मेरी कल्पनाशीलता में, जैसे जो मेरी कल्पनाशीलता में चलता है और जो मैं बाहर बिहेव करता हूँ, तो उसको उसी टाइम अगर मैं मैप कर पाऊं अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस से, तो मुझे दिख जाता है कि ये मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ओके 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 ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी संजय जी, आपका कोई और प्रश्न भी है? आपका हैंड रेज़ है दोबारा? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं, वो गलती से हो जाए। जी जी जी। अरण्या मलिक जी हैं। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते सर। सर एक दुविधा है, मुझे समझ में नहीं आता, एक्चुअली वो वाला पार्ट में मिस कर गया था। ये जो राइट इवेल्युएशन, ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन और अदरवाइज इवेल्युएशन, ये कैसे किया जाता है, थोड़ा बताएंगे सर? एक दो हल्का सा हिंट देंगे तो भी चलेगा। जी 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 जी। तो रने जी ना, सम्मान को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि सम्मान क्या है। तो सम्मान का जो अर्थ देखा तो ये देखा कि ठीक ठीक आकलन करना। तो इसका मतलब देखा कि राइट इवैल्यूएशन करना भी ठीक ठीक इवैल्यूएशन करना, और दूसरे को जब देखना तो उसका भी ठीक ठीक इवैल्यूएशन करना, इसे कहा गया राइट इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन में देखें तो किसका करना है, तो कंपिटेंस का इवैल्यूएशन करना है। और कंपिटेंस क्या है, तो जो मेरी जो इच्छा विचार आशा है नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर है, उसे क्या कहा गया, कंपिटेंस कहा गया। ठीक, तो इस कंपिटेंस का जो इवैल्यूएशन है वो ठीक ठीक करना है, उसे ही राइट इवैल्यूएशन कहा गया। जब समझ के अभाव में हम ठीक ठीक देख नहीं पाते, सामने वाले की कंपिटेंस का इवैल्यूएशन नहीं कर पाते, तो जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें जो कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो या तो अंडर इवैल्यूएशन हो जाता है। अंडर इवैल्यूएशन का मतलब है कि सामने वाले की जितनी योग्यता है उससे कम हम उसको आंक रहे हैं, है ना, तो उसको उससे कम देख रहे हैं। ओवर इवैल्यूएशन का मतलब है कि सामने वाले की जितनी योग्यता है उससे ज्यादा हम उसका आकलन जो है वो कर रहे हैं। और अदरवाइज इवैल्यूएशन का मतलब है कि जो सामने वाले की योग्यता है ना, तो उसको हम कुछ ऐसी चीज मान रहे हैं, है ना, जो जैसे उदाहरण के तौर पर हम किसी बच्चे के बारे में ये कह देते हैं कई बार गुस्से में आकर कि ये तो बहुत सारी गलतियां करता है, गधा कहीं का, है ना, या जो मेरा बेटा है वो तो हीरा है जी, हीरा। तो अब जो ये उसको हीरा कह रहे हैं या ये गधा कह रहे हैं, तो ये हम उसको ह्यूमन बीइंग भी नहीं कह रहे, ह्यूमन बीइंग भी नहीं मान रहे, तो ऐसे इवैल्यूएशन को कह रहे हैं अदरवाइज इवैल्यूएशन। तो जब हम ठीक ठीक इवैल्यूएट नहीं कर पाते तो उस इवैल्यूएशन की जगह पर जो हम उनका इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं उसको हमें एक्सप्लोर करना होगा, है ना, कि कई बार बच्चे का हम अधिमूल्यन कर देते हैं, कई बार अवमूल्यन कर देते हैं और कई बार अन्यथा मूल्यन कर देते हैं।
तो ये कहा जा रहा था, और दूसरे वाले के लिए भी ये बात थी, और साथ ही साथ ये बात अपने लिए भी थी कि हम अपना भी जब इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो क्या अपनी भी योग्यता का ठीक ठीक आकलन कर रहे हैं? कहीं हम भी अपना अंडर इवैल्यूएशन, ओवर इवैल्यूएशन तो नहीं कर रहे हैं कहीं? ठीक है अरण्या जी? सर एकदम क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी हैं। हेलो। हेलो। हाँ मैडम, मैं स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटी का इवैल्यूएशन सिस्टम है इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि जैसे मेरा खुद का है कि मैं थोड़ा सा ओवर इवैल्यूएशन करता हूँ, ऐसे मेरे को भी पता है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट मुझे पता है कि ये कहीं जाएगा दूसरी जगह तो ये 90% रैंक का तो नहीं है, उससे कम का ही है, बट फिर भी मैं 90% दे रहा हूँ। तो अब स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी के मार्क्स के रेफरेंस के सिस्टम में क्या हमें ओवर इवैल्यूएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं इस बारे में थोड़ा सा आपके विचार चाहता हूँ। जी 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 सर। तो है ना, एक तो सर सिस्टम है जो डिजायर्ड सिस्टम है ना, और दूसरा एक सिस्टम है करंट सिस्टम है। तो इन दो सिस्टम्स के बीच में एक गैप है, उसको आज हम देख पा रहे हैं कि जो डिजायर्ड सिस्टम है राइट इवैल्यूएशन का और जो अभी का करंट सिस्टम है उसके बीच में एक गैप है। तो गैप को कैसे फुलफिल करना है ना, हम जहां पर जिस भी स्थिति में है उसके लिए हम खुद जो है प्रोग्राम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी जो बहुत सारा ये मार्किंग का सिस्टम है जिसके आधार पर जो बच्चा है उसकी है ना स्किल का इवैल्यूएशन किया जा रहा है, इसमें एक चीज से देखें तो जो उसके स्किल का पार्ट है ना, जिससे आगे जाकर वो फिजिकल फैसिलिटीज को इंश्योर करने के काबिल हो जाए, मोटा मोटा उसका जो हम इवैल्यूएशन है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर कॉम्पिटेंस के बारे में देखें तो ये कहा जा रहा है कि कॉम्पिटेंस का डोमेन जो है वो इससे बड़ा है, स्किल उसका एक पार्ट है ना। कॉम्पिटेंस का अर्थ है कि इच्छा विचार आशा के स्तर पर मेरा जो इमेजिनेशन है वो कितना नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर चल रहा है। तो पूरे का जो इवैल्यूएशन है वो है कॉम्पिटेंस, और उसको हमें ठीक ठीक आकलन करना होगा, और करने के साथ बच्चे को उसको ना उसके साथ डायलॉग भी इनिशिएट करना होगा, और फिर कैसे स्किल को इवैल्यूएट करने के लिए और बेहतर मैकेनिज्म बनाए जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा की जा सकती है ना। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि स्किल की इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि एलिजिबिलिटी भी नहीं चेक की जाएगी, तो एलिजिबिलिटी भी चेक की जाएगी है ना। मान लीजिए कोई इंजीनियर बन रहा है, सिविल इंजीनियर है, तो उसकी एलिजिबिलिटी भी चेक की जाएगी। लेकिन जो अभी कंपटीशन का एनवायरनमेंट बन गया है इवैल्यूएशन है ना, हमें ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है। अब उस मार्क्स को स्कोर करने में ना बच्चा अपने आप में कंफर्टेबल है और ना जो इवैल्यूएटर है वो अपने आप में कंफर्टेबल सिचुएशन में है ना, और फिर भी वो हो रहा है। तो उसके लिए क्या प्रोग्राम होगा वो हमको इवॉल्व करना होगा। अच्छा जी ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी। फिलहाल कोई हैंड रेज नहीं है भैया। जी जी दीदी, तो आज संबंध को लेकर चर्चा हुई ना कि संबंध क्या है, परिवार व्यवस्था की शुरुआत हुई, और उसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं संबंध में विश्वास और सम्मान को लेकर चर्चा हुई है। तो उम्मीद है आप काफी एक्सप्लोर कर पा रहे होंगे। जी जी भैया, और हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष जी भी हैं। आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते भैया, अभी जो चर्चा हुई आज की, इसमें एक बात ये कही गई कि मिनिमम कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट इज द अदर इज सिमिलर टू मी। एक बात तो ये बोली गई कि मिनिमम कंटेंट जो है रिस्पेक्ट का, द अदर इज सिमिलर टू मी, और इसी के आगे जो बात बोली गई कि कंप्लीट कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट क्या है कि वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दो बातें आई इसमें। अब भैया इन दोनों के बीच में और क्या बात आती है ये, और इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए एक बार प्लीज। जी जी भैया, है ना। तो मिनिमम कंटेंट का मतलब ये है कि किस आधार पर जो मैं और जो दूसरा व्यक्ति है वो सिमिलर है ना, उसे मिनिमम कंटेंट कहा गया भैया, है ना। और जिस आधार पर हमें वेरिएशन है और उसके साथ को जोड़कर कहा गया कंप्लीट कंटेंट। तो
मिनिमम कंटेंट का अर्थ ये है कि देखिए, पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रिस्पेक्ट को ठीक ठीक से समझने के लिए ट्रस्ट की क्लैरिटी होना हमें आवश्यक है। जब तक ट्रस्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक जो ठीक ठीक इवैल्यूएशन है हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो ट्रस्ट की बात को लेकर स्पष्टता होनी जरूरी है कि जैसे मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुखी करना चाहता हूँ, दूसरा व्यक्ति भी सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है। इस बात के साथ है ना, जब हम सम्मान को देखते हैं तो दूसरे व्यक्ति को हम अपने जैसा स्वीकार पाते हैं, क्योंकि उसका जो पर्पस है वो भी मेरे जैसा है। मैं सुखी और समृद्ध होना चाहता हूं, वो भी सुखी और समृद्ध। फिर प्रोग्राम को पूर्वक जीना है तो उसे परिवार में व्यवस्था को समझना होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि परिवार में व्यवस्था को समझे बिना हम परिवार में सुखी रह पाएंगे। तो चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे परिवार में हार्मनी के साथ रहने के लिए परिवार में क्या व्यवस्था है उसको समझना होगा। तो प्रोग्राम के स्तर पर भी हम सभी जो ह्यूमन बीइंग हैं वो एक ही स्तर पर हैं। फिर पोटेंशियल की बात आती है ना, कि जो ये प्रोग्राम है तो पर्पस को पूरा जो करेंगे तो क्या उसका पोटेंशियल है मेरे अंदर। तो पोटेंशियल को देखा तो ये देखा कि हर किसी में जो ये इमेजिनेशन है वो चल रही है, मुझ में भी चल रही है, मेरी पत्नी में भी चल रही है, बच्चों में भी चल रही है, माँ बाप में भी चल रही है। जिसमें ह्यूमन बीइंग में देखते हैं उसमें कल्पनाशीलता ध्यान में आती है। तो अगर उसमें कल्पनाशीलता चल रही है तो उनके पास वो रेफरेंस पॉइंट भी है जिसको हम नेचुरल एक्सेप्टेंस कह रहे हैं। तो अभी नेचुरल एक्सेप्टेंस पर जितना उनका ध्यान जा रहा है उस हिसाब से जीना हो रहा है। जैसे जैसे ध्यान और जाता जाएगा वैसे वैसे जो जीने की कॉम्पिटेंस है वो और बढ़ती जाएगी। तो ये रिस्पेक्ट का मिनिमम कंटेंट बताया गया कि पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल के आधार पर हम किसी को भी देखें तो अपने जैसा पाते हैं, है ना। और इस बात को मानने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग अपने घर परिवार से शुरू करें, कॉलेज से शुरू करें, दोस्तों से शुरू करें, है ना। धीरे धीरे इस बात को एक्सप्लोर करें कि क्या उनका भी पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल सेम दिखता है कि नहीं दिखता है, और फिर उनसे चर्चा भी कर सकते हैं। और फिर अब दूसरी बात आती है कि दूसरे के साथ जीने का कार्यक्रम बनाने। तो जब हम दूसरे के साथ जीने का कार्यक्रम बनाते हैं तो अगर सेम है तो सभी के साथ हमारा कार्यक्रम भी सेम होना चाहिए जीने का। तो ये ध्यान में आता है कि कार्यक्रम तो अलग अलग है, तो जिसकी जैसी योग्यता है ना। अब इसमें चौथा पार्ट जुड़ता है पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल के साथ कॉम्पिटेंस का, कि जिसकी जैसी योग्यता है उस आधार पर मैं उसके साथ जीने का प्रोग्राम बनाता हूं। और अगर भैया ठीक से देखें ना तो हम ये जो इवैल्यूएशन है वो एनीवेज हम कर रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है घर में, तो उस छोटे बच्चे को क्या प्रोग्राम देते हैं? छोटे छोटे प्रोग्राम देते हैं, पंखे का स्विच बंद कर दो, गिलास उधर रख दो, चादर झाड़ दो, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम देते हैं उसको, क्योंकि हम उसकी कॉम्पिटेंस का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। कोई बड़ा व्यक्ति हो तो हम उसको कहते हैं, कोई काम पड़ता है कि जाके एटीएम से पैसे निकलवा लाओ, है ना, ये आटा जो गेहूं रखा है इसको जाके चक्की से पिसा आओ, तो उसको हम उसके साथ दूसरे तरीका प्रोग्राम बनाते हैं। तो जो ये हमारे जीने का कार्यक्रम होगा दूसरे के साथ, वो होगा उसकी योग्यता के आधार पर। और जब हम उसके पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल, इन तीनों को भी देख पाएंगे और इसके साथ उसकी जितनी योग्यता है उसका भी ठीक ठीक आकलन कर पाएंगे, तो ये होगा कंप्लीट कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट। तो ये एक है ना, मिनिमम कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट के आधार पर हम अपने आप को एक दूसरे के जैसा देखते हैं, और जब जीने का प्रोग्राम देखने जाते हैं तो कंप्लीट कंटेंट को देखते हैं, और उसमें फिर दूसरे का जो ठीक ठीक आकलन है उसकी योग्यता का, उसको भी करते हैं। नहीं तो ये प्रश्न भी उठ सकता है कि अगर सभी व्यक्ति एक जैसे हैं तो सबके साथ जीने का कार्यक्रम भी एक जैसा होगा। लेकिन कॉम्पिटेंस को भी देखते हुए, यही अर्थ है ना भैया, कॉम्पिटेंस को देखना। जी जी भैया, बिल्कुल ठीक है ना। और इसमें एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि जब हम कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो क्या हमेशा सामने वाले की ही कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, या बीच बीच में पीरियोडिकली हम अपनी कॉम्पिटेंस को भी इवैल्यूएट कर रहे हैं? नहीं, अपनी भी करना जरूरी है बीच बीच में, और बीच बीच में निरंतर करना जरूरी है।
जी जी, देखिए है ना, शुरुआत बीच बीच से हो सकती है, करना तो निरंतर ही है। अभी हम किसी व्यक्ति को 50 बार समझाते हैं किसी बात को, तो हम कहते हैं कि एक ही बात इसको 50 बार समझाई और इनके ध्यान में नहीं आ रही है, ठीक है। हम अपनी तरफ नहीं देखते कि हमें एक ही बात को समझाने के 50 मौके मिले और हम उस एक बात को उनको नहीं समझा पाए, तो वो समझ नहीं पा रहे, ये उनमें योग्यता की कमी है, ये बात ठीक है, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्या ये मुझ में भी योग्यता की कमी नहीं है? सही बात है, होता भी यही है कि हमको भी लोग 50 बार समझाते हैं, उसके बाद वही गलती करते हैं। जी 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 जी। तो है ना, जो ये इवैल्यूएशन है, अगर हम सही भाव के साथ दूसरे के साथ प्रस्तुत होना चाहते हैं, है ना, उसके लिए सहयोगी होना चाहते हैं, तो सामने वाले के इवैल्यूएशन के साथ साथ हमारा अपना जो इवैल्यूएशन है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी जी भैया, धन्यवाद भैया। थैंक यू। वेलकम। हमारे साथ मिस शायक गुलनार जी हैं। जी दीदी, यहाँ पर क्या पोल भी ले सकते हैं हम, मुझे लग रहा है? जी भैया, पोल अभी अनाउंस नहीं हुआ, तब तक अच्छा, हम शायक गुलनार जी का प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है दीदी। गुड इवनिंग भैया। जी क्या गुड आप इवनिंग मुझे सुना रहे हैं? जी जी। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बट टेक्निकल इश्यू है। मैं आपका नाम सेव होते हुए देख पा रही हूँ, मुझे स्लाइड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी दीदी, आज कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से स्लाइड शेयर नहीं हो पा रही है। ओके ओके, थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर सतीश कुमार जी हैं। जी, सभी को मेरा नमस्कार। जी भैया, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। एक पोल है पार्टिसिपेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर, पहले इसे रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर सतीश जी का प्रश्न ले लेते हैं। फॉर माई सेल्फ आई कैन सी अ शिफ्ट in my feeling of relationship in my close relations with the discussions that we had today. सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है इस पोल को रिस्पॉन्ड कर दें। और सतीश जी, अगर आपने पोल को रिस्पॉन्ड कर दिया हो तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। जी जी, हाँ, तो मैं ये कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि सुबह से मैं सुन रहा था चर्चा को, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग था। इसमें मेरा मानना है कि कई एक बार क्या होता है ना, हम साथ जब इंटरैक्ट होते हैं या किसी अनजाने आदमी से भी मिलते हैं, व्यक्ति से मिलते हैं, तो एक अभी साइंटिफिक जो रिसर्च कहता है वो कहता है कि ओरा, अगर आप अच्छे से अपना सारा चीज करेंगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, दूसरे के साथ आप किस तरह से व्यवहार करते हैं, आम लोगों के साथ किस तरह से आपका व्यवहार है, तो उससे हमारा ओरा जो है वो स्ट्रांग होता है। और जब कोई दूसरा आदमी हमारे ओरा के संसर्ग में आता है तो डेफिनेटली उसको हम अच्छे लगने लगते हैं। और ये चीजें अक्सर होता है, अगर हम स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट अब अननोन स्टूडेंट्स हैं और उससे मैं पहली बार मिलता हूँ, लेकिन उसमें से जो है 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले दिन ही मुझे अट्रैक्ट करता है कि ये उनका बिहेवियर वाइज, उनका पर्सनालिटी, ये सारा कुछ जो है काफी अच्छा लगता है। तो मैं इसमें यही ऐड करना चाह रहा था कि ये जो है जो भी हमारा बिहेवियर है, जो भी हमारा परसेप्शन है, जो भी हमारा रिफ्लेक्शंस है, इससे हमारे चारों ओर एक ओरा बनती है और उसके प्रभाव में जो लोग भी आते हैं तो वो हमसे नजदीकी हो जाते हैं। धन्यवाद। जी 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 सर, ठीक बात है ना। तो जो ये ऑरा भी है ना, उसको भी देखें तो हम जो ये ऑब्जर्वेशन में हमारे आता है ना, और फिर ऐसी जो जैसा भी उस ऑरा को लेकर हमारी अपनी मान्यताएं होती हैं, तो उस आधार पर है ना हम उनके बारे में एक अनुमान लगाते हैं, है ना। तो वो बात तो ठीक ही है कि हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, बॉडी के एक्सप्रेशंस को, उनकी चाल को, बोलने के तरीके को, उनके है ना सारे एक्सप्रेशंस को, सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उससे एक जो अनुमान लगाते हैं, है ना,
जी जी जी। जी धन्यवाद डॉक्टर सतीश जी। जी हाँ। धन्यवाद। हमारे साथ मिस्टर संजय अक्रम जी है। सर आपका कोई और भी प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, या आप मेंशन कर रहे थे गलती से हैंड रेज हो जाता है आपका। हाँ मैडम, गलती से नहीं आता है, ऑटोमेटिक हो जाता है मैडम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे साथ डॉक्टर राम किशन लोधी जी भी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम जैसे आज के हमने कार्यशाला में देखा कि हमने पाया कि अदर इज सिमिलर टू मी रिस्पेक्ट में, लेकिन जैसे जो मैं रिलेट कर रहा हूँ जैसे अदर पर्सन सिमिलर है मेरे, सपोज दैट इफ आई टेक द एग्जांपल कि कोई वेजिटेरियन है और कोई नॉन वेजिटेरियन है, यदि जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को सिमिलर समझता है तो वो सोचता है कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो बोलता है क्या घास फूस खाते हो, क्या खाते हो। तो ये क्या सेम है मैम, सभी के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है? अदर इज सिमिलर टू मी। जी जी जी। तो रामकिशन जी, जो ये दूसरा व्यक्ति जैसा भी भोजन खा रहा है ना, वो उसकी कॉम्पिटेंस का मुद्दा है या उसकी जो इंटेंशन है उसका मुद्दा है? तो सर इसमें हम कैसे माने, मतलब ये मतलब सही रहेगा कि नहीं रहेगा एवरी मतलब हर एक पर्सन के लिए, मतलब। जी जी, है ना। तो इसको जैसे हम एक एक करके, है ना, जिनसे हमारा अभी संबंध अच्छा है उनके साथ हम इस बात की चर्चा कर सकते हैं ताकि ये एक्सप्लोरेशन में और आए। जैसे हम अपने घर में किसी से भी पूछ सकते हैं, है ना, कि भाई आपका पर्पस क्या है। तो कोई व्यक्ति हो सकता है उसका जो पर्पस है वो सुखी और समृद्ध होना है ना, इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो वो कहता है कि मेरा पर्पस क्या है, एक अच्छा पैकेज लग जाए, है ना, तो वो मेरा पर्पस है। ठीक है। तो अब वो अच्छा पैकेज क्यों चाहता है, तो ठीक से देखें, वो कहेगा कि अच्छा पैकेज मिल जाएगा, है ना, तो मुझे रिस्पेक्ट एंश्योर होगी समाज में और मेरा जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। अच्छा, फिर उससे पूछें अगर लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा और अच्छा रिस्पेक्ट एंश्योर होगा तो उससे क्या होगा, तो फिर आगे आकर इस बात तक जाते हैं कि उससे वो सुखी और समृद्ध होगा। तो अभी अगर हम ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो हमें लगता है कि हमारा पर्पस जो है वो क्या है, अलग है। तो कोई व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है, कोई व्यक्ति समाज की सेवा करना चाहता है, कोई व्यक्ति जो है वो सबसे मशहूर व्यक्ति बनना चाहता है दुनिया का। तो हमें लगता है कि हम सब तो अलग अलग हैं। लेकिन अगर इससे एक स्टेप आगे जाकर हम उस बात को देख पाए कि अगर कोई व्यक्ति धनी होना चाहता है, सबसे धनी, तो वो धनी होकर होना क्या चाहता है, तो होना तो वो सुखी और समृद्ध ही चाहता है। कोई व्यक्ति मशहूर होना चाहता है, मशहूर होकर वो होना क्या चाहता है, मशहूर होकर भी वो सुखी और समृद्ध होना चाहता है। और ऐसे बहुत सारे जो समाज में उदाहरण हैं उनके साथ हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। तो पर्पस के आधार पर कोई व्यक्ति जो कुछ कर रहा है ना, उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके रूट में जाएं वो सब कुछ करते हुए होना क्या चाहता है, तो कोई व्यक्ति चाहे वेजिटेरियन भोजन ले रहा है चाहे नॉन वेजिटेरियन भोजन ले रहा है, तो वो होना क्या चाहता है, वो सुखी और समृद्ध होना चाहता है। अभी जितनी उसकी कॉम्पिटेंस है ना, जितनी उसकी योग्यता है, उस आधार पर उसका जीना हो रहा है। थैंक यू सर। जी रामकिशन जी। थैंक यू सर। ना, मतलब इस बात को हमें, ये इम्पोर्टेंट बात है ना, क्योंकि हमें दिखता है ऐसा कि सब लोग तो समाज में अलग अलग हैं। कोई क्राइम कर रहा है ना, कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, कोई समाज सेवा के लिए काम कर रहा है, तो हमें लगता है हम सब तो अलग अलग हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेम है। तो सेम का आधार क्या है, सेम का आधार है पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल। और जो वेरिएशन हमारी दिखाई दे रहा है वो किस आधार पर दिखाई दे रहा है, योग्यता के आधार पर दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट अपने ही घर में एक छत के नीचे भी हम देखें कि इतने सालों से साथ में रहते हैं, फिर भी एक घर के अंदर रहते हुए भी हमारी सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं, है ना। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सुखी नहीं होना चाहते? क्या हमारा पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल अलग है? ऐसा तो नहीं है ना। पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल तो हम सभी का सेम है।
और जो वेरिएशन है ना, जो योग्यता है, उस आधार पर है। जी जी भैया, हमारे साथ मिस्टर रविंदर केदारनाथ पाटिल जी हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि जो रिलेशन में जो समस्याएं होती है, तो उसमें पहले जो बोला गया था कि जो संशय हो, डाउट्स होते हैं, तो ये डाउट्स जब मतलब होता है तो उसके क्या क्या रीजंस है, क्यों निर्माण होते हैं वो डाउट्स, और उसके कारण फिर रिलेशन में वो समस्या का मतलब उसका उत्पन्न होता है। डाउट्स को जी क्या है, मतलब जैसे कि अभी मैंने एक मेरे ख्याल से जो लग रहा था कि अभी घर में हम लोग बैठे हैं, मान लो कि 6 का और 8 बजे तक टाइम है, कोई टीवी देख रहा है, और एक साथ घर में जो भी माता पिताजी है, बच्चे हैं, दादा दादी भी है, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है ना, हर एक जन मोबाइल पे लगा हुआ रहता है। तो ये समय का जो उपयोग है, या ये चीज होती है क्या, मतलब क्या है, ये भी एक कारण है क्या उसके लिए कि जो संशय जैसे कि मैं अपने मन मतलब अंदर की बात किसी से कह ही नहीं सकता हूँ, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है उसका, या टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं होता, टाइम है या कर नहीं पाते, या फिर करना ना चाहते, क्या है मतलब ये। जी 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 रविंद्र जी, है ना, एक तो जो ये पेरेंटिंग की बात है ना, वैसे इसको हम चौथे दिन भी ओपन अप करेंगे, और ये क्वेश्चन आज के समय में हर घर में मोटा मोटा दिखाई देता है कि, है ना, एक छत के नीचे हम लोग रह तो रहे हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या होती सही है कि बात है, हमें सही एक बात है। मोबाइल विद इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए और एक कोना मिल जाए। या क्योंकि देखो मैं एक जब अभी पिछले महीने में भी एक एग्जांपल देखा कि घर में जो बूढ़े लोग होते हैं, बड़ा मतलब उनका उनका एज 78 है, और उनका बर्थडे था, तो उनको पता है क्या लगता था कि अरे मेरा पोता जो है वो मेरे साथ रहे, और बर्थडे के लिए वो कम से कम खुशियां मनाए ना। उस दिन वो बर्थडे के समय ना उनका बेटा था, ना उनकी मतलब बहू थी, ना पोता था, कोई भी नहीं था। तो मतलब इतना मतलब रोना आ रहा था उनको, तो ऐसे तो ये मैंने देखा ऐसा कि मतलब शाम को 9 बजे, तो उन्होंने एक दिन पहले मुझे बोल के रखा था कि कल बर्थडे है, तो उस बर्थडे के दिन शाम से 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई घर में नहीं था, तो मैं ऐसा एक गिफ्ट लेके आके रखा था, तो फिर उनको दे दिया सरप्राइज। तो पता है वो मतलब इतना रोने लगे कि ये हर घर में अभी चल रहा है ना। वो जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग, वो तो हमारा मतलब संपत्ति है, जैसे कि उनके पास अनुभव होता है, और जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, तो सबसे बड़ा होता है कि हम लोग मतलब इसकी चाहते हैं कि उनके सामने कोई गलत काम ना करे, क्योंकि वो उनकी डांट पड़े। तो इसलिए हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि अरे यार बड़े हैं, बड़े के सामने अच्छा व्यवहार ही करना है, गलत कहें तो डांट पड़ेगी। तो ये कहा तो बहुत गलत तरीके से जा रहा है, फिर समस्या बढ़ती जा रही है, फिर रिलेशन में गड़बड़ गड़बड़ होती जा रही है, फिर हम किसी और को दोष देते हैं, ऐसा मतलब ये मुझे अनुभव लगा, ये शेयर किया मैंने। जी हेलो। जी 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 रविंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है ना, और ये बात, ये ऑब्जर्वेशन भी ठीक है कि आज देखें तो एक घर में, है ना, 3 पीढ़ियों का साथ में रहना ही बड़ा मुश्किल हो गया है, और उसके रिजल्ट के तौर पर हम ये सोचते हैं कि अलग अलग ही रहने लगे। तो ठीक से देखें भैया, है ना, कि जो पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाते हुए जो शिक्षा संस्कार के थ्रू परिमार्जन होना था, है ना, जिसमें समझ को लेकर, संबंध को लेकर और सुविधा को लेकर, तीनों को लेकर चर्चा होनी थी, जिससे बच्चा भी अपने में एक्सप्लोर कर पाता कि उसके लिए समझ भी आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, सुविधा भी आवश्यक है। वो जो शिक्षा संस्कार है, वो केवल ये देखने में आता है कि सुविधा तक सिमट के रह गया है। तो क्या बात देखने में आती है कि बाप बड़ा ना भैया, है ना, और सबसे बड़ा रुपया। और इस बात को जाने अनजाने पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, मीडिया के थ्रू, और भी बहुत सारे जो समाज से जहां पर बच्चे को इनपुट मिलते हैं, वो इनपुट इस तरीके से जा रहा है जिसमें ये बात पहुंच रही है कि जो जीना है वो सुविधा केंद्रित होना होगा अगर मुझे सुखी जीवन जीना है तो ये प्रचलित मान्यता होती जा रही है। तो ऐसी मान्यताओं के साथ जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो उनको हमसे ही मिल रही हैं, टीचर से ही मिल रही है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा हम लोगों को भी अपने लिए डाइजेस्ट करना, लेकिन ये फैक्ट है कि आज के समय में जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, वो भी ऐसी मान्यता जाने अनजाने में प्रमोट हो रही है
उसकी सुविधा के आधार पर ही जीना जो है वो सुख की तरफ ले जाएगा। तो फिर बच्चा सुविधा को कमाने के लिए प्रयास करने लगता है, क्योंकि उसे भी लगने लगता है कि सुविधा इंश्योर हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और बाकी के प्रपोजल्स को एक्सप्लोर करने के लिए उसको इनपुट नहीं मिल पाया है, सफिशिएंट इनपुट नहीं मिला है, वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया है जिसमें वो एक्सप्लोर कर पाए, तो वह सुविधा जुटाने के अर्थ में अपने प्रयास करने लगता है। और हम भी सुविधा जुटाने के अर्थ में प्रयास कर रहे होते हैं, तो बच्चे के साथ ना संबंध की चर्चा हो पाती है, ना सुविधा उसको समझ को लेकर चर्चा हो पाती है। आप देखिए जितने बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, तो जब भी पेरेंट्स के साथ बात होती है तो पिताजी के साथ बात होती है तो क्या बात होती है? हाँ बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अच्छे से पढ़ाई करना, है ना, कितनी बात होती है। हम उसमें देख लें कि हमारा समझ के लेकर बात का परसेंटेज कितना है, संबंध को लेकर बात का परसेंटेज कितना है, और सुविधा को लेकर कितना है। तो जब सुविधा आधारित चर्चा हो रही है तो जो बच्चा है उसका जीना कैसा होगा? सुविधा आधारित होगा। तो हमें लगता है हमने बच्चे के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, और जब बच्चा बाद में पीछे मुड़ के हमें पूछता नहीं है तो हम कहते हैं हमने इसके लिए इतना किया और ये हमें पूछता नहीं। तो क्या हमारे जीने में कभी समझ केंद्र में थी, या अधिकतर समय जो सुविधा है वही केंद्र में रही? और हम खुद ही उसको ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि 5 साल के बाद जनरेशन गैप हो जाता है और फिर वो वैसे ही है एजम्पशन, जैसे मान्यता, वो भी क्या है, इम्पैक्ट होता है उसका, मतलब होता तो है पर वो नहीं होना चाहिए। मान्यता तो जैसे कि हम जो वैल्यूज है वो तो राइट फ्रॉम कितने भी वो ट्रूथ है ना, वो तो जनरेशन में आना ही चाहिए। जैसे आप बोले कि मोबाइल पे जब पिताजी बात करते तो ये भी उसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन में डालना चाहिए कि यार मेरा बच्चा है तो फिर उसका फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि बल्कि अभी क्षणिक जो चीजें हैं उसको भी समझ में आना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंस है क्या नहीं है, मतलब उसके जो पर्सपेक्टिव्स है फ्यूचर एस्पेक्ट होना चाहिए उसके लिए। जी। तो वही है कि है ना, हमें इस बात को तो एक्सप्लोर करना ही होगा कि हमारा जो खुद के जीने को लेकर जो हमारी अपनी समझ है उसका कितना विकास हुआ है, और उस है ना जितना हम में विकास हुआ है तो हम बच्चे में क्या ट्रांसफर कर पा रहे हैं। सही बात है, करेक्ट। धन्यवाद। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। हमारे साथ मिस शायद गुलनार जी है, आपको माइक प्रोवाइड किया गया है जी। दीदी मेरा सवाल था कि हम ज्यादातर बच्चों को कहते हैं कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जब वक्त आता है, जब टाइम आता है, वो मदद करने से पीछे हट जाते हैं। आप उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ उपाय दे सकती है? जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के तौर पर अगर हम देखें तो हम दुखी होते हैं, उनको उस हालत में देखकर हम दुखी होते हैं, मगर हम उनकी मदद के लिए बहुत कम लोग आते हैं, ऐसा क्यों होता है? जी दीदी क्या आप में जी आपकी बात है ना समझ में आ रही है दीदी, और इसे 2 बातें निकल कर आती हैं दीदी। एक बात तो ये ध्यान में आती है कि जिस व्यक्ति को हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन जब उसके ऊपर कोई ऐसी है ना घटना को हम देखते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हमें दुख होता है ना, तो इस बात को तो फील कर पाते हैं कि हमें संबंध बनाना नहीं पड़ता, संबंध तो है, ठीक है ना, संबंध तो है ही, हमें उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात आती है संबंध में निर्वाह कैसे करना है ना, तो उसके लिए संबंध को समझना आवश्यक होगा। संबंध को समझने के साथ साथ कैसे हम एक दूसरे के पूरक हो पाए उसको समझना जो है वो आवश्यक होगा। तो अभी योग्यता के जो अभाव में है ना, जो संबंध है वो तो बना हुआ है, लेकिन क्योंकि उस संबंध को के प्रति मेरी स्वीकृति नहीं हुई है, तो संबंध में जो मेरा निर्वाह करना है वो भी ठीक नहीं हो पा रहा है ना। तो ऐसी कोई भी घटना होती है तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट शायद ऐसा होगा कि सभी लोग उस व्यक्ति की मदद करने आना चाहते हैं, है ना। देखिए हम भी कहीं से गुजरते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारे मन में भी एक इच्छा होती है कि गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है अपने आप, है ना। हमारे मन में भी होता है कि कहीं क्या हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है, कुशल मंगल है कि नहीं है। लेकिन कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ डर होते हैं, कुछ कंफ्यूजन होते हैं, जिसकी वजह से हम गाड़ी को धीरे करते हैं और उसके बाद फिर उसकी गाड़ी की गति आगे बढ़ा के निकल जाते हैं।
तो ठीक से देखें ना, तो वो हमारी अपनी मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं के आधार पर, है ना, हम जो संबंध है, उस संबंध में जो इमीडिएट करने वाला काम है वो कर नहीं पाते हैं, जी है ना। तो धीरे धीरे जो ये घटनाएं भी हो रही है ना, अगर ठीक से देखें, वो घटनाएं भी इसीलिए हो रही हैं क्योंकि ठीक ठीक तरीके से हम व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं। जी तो जैसे जैसे संबंध के प्रति हमारी समझ बढ़ती जाएगी, वैसे ही धीरे धीरे संबंध में निर्वाह करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो भी हम धीरे धीरे करने लगेंगे। जी जी धन्यवाद। वेलकम दीदी। एक पोल ले ले भैया यहाँ पर। जी दीदी। जी डियर पार्टिसिपेंट्स, एक पोल है आपकी स्क्रीन पर। डाउट ऑन इंटेंशन इज द मेजर कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप्स। आप रिफ्लेक्ट करें और रिस्पॉन्ड करें। मीनवाइल मिसेस रमनप्रीत कौर जी, अगर आपने पोल को रिस्पॉन्ड कर दिया हो तो आप हमारे रिसोर्स पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। जी मिसेस रमनप्रीत जी। हमारे साथ प्रोफेसर सृष्टि जोशी जी भी हैं। नमस्ते। आज सुबह से जो चर्चा हमारे बीच चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी। दरअसल जब हम बात करते हैं फिजिकल फैसिलिटी को प्रायोरिटी में न रखने की, और एक और बात जो आज हमने करी कि मतलब तीसरी प्रायोरिटी पे रखने की ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए, और तीसरी बात आज हमने एक बात करी कि हम सेल्फ और सेल्फ के बीच में हमें समझना चाहिए और ना कि सेल्फ और बॉडी को लेके चलना चाहिए, जिसमें एज और सारी चीजें हमने देखी। मेरा सवाल ये है, मैं यहाँ पे मैं अभी यूके से जुड़ी हुई हूँ आप सबसे। मैं इंग्लैंड में हूँ अभी फिलहाल में, और यहाँ पे पिछले कुछ सालों से हूँ मैं। और भारत में रहने के बाद और यहाँ रहने के बाद मैंने ये चीज समझी, ये अलग पाया कि यहाँ पर क्योंकि सेल्फ और सेल्फ का ज्यादा इंटरेक्शन है सेल्फ और बॉडी से, तो जैसे हमारा संस्कार है कि हम बड़ों से बड़ों को बड़ा मान के उनकी गलती पर भी चुप रहते हैं, या हम तो मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को, उनकी फैमिलीज को अलग पाया, क्योंकि एक समय पे जाके उनकी आपसी समझ नहीं बैठती और वो अलग रहते हैं। तो केयर होम्स में लोग बहुत ज्यादा हैं, ओल्डीज बहुत ज्यादा हैं। और दूसरा, फिजिकल फैसिलिटी यहाँ पे ऑलरेडी सबके पास इतनी है या इसके पीछे वो नहीं जाते हैं, तो एक लेवल ऑफ मोटिवेशन नहीं है बच्चों में। तो बच्चों की बहुत इच्छाएं नहीं होती ऐसे अचीवमेंट की। तो यहाँ पे अगर आप किसी नॉर्मली अपने बच्चों के स्कूल में पूछेंगे क्या बनना चाहते हैं बड़े होके, तो सपना बड़ा नहीं होता उनका, लक्ष्य भी बड़ा नहीं होता। वो हेयर ड्रेसर बनना चाहते हैं, मेड भी बन जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड में भी उनको बहुत अच्छा लगता है बनना, जो हम अपने घरों में नहीं देखना चाहेंगे हमारे बच्चे बने। मतलब कल को मेरी बेटी बोले कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहूंगी, बनिस्बत इसके कि मैं उस जॉब को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे मन में कोई ऐसा नहीं है कि ये छोटा काम है, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि मेरा बच्चा लक्ष्य ऊपर रखे, और भले ही फिर बाद में सिक्योरिटी बन भी जाए तो बुरी बात नहीं है। तो ऐसे में ये जो कन्फ्लिक्ट आता है दिमाग में, इसके लिए आपको मुझे क्या सजेस्ट करना है? जी जी, तो सृष्टि जी बात कर रहे थे ना? जी हाँ, जी हाँ, जी भैया। जी सृष्टि जी, है ना। तो इसमें दो तीन बातें हैं। पहले पार्ट में तो ये बात रखी गई कि, है ना, तो कि वो बड़ों
की गलतियां या आपस में रिजॉल्व होकर नहीं रह पाते, जी तो ओल्ड एज होम्स जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। और दूसरी बात आई कि जो लक्ष्य हैं वो बहुत ज्यादा उनके ऐसे लक्ष्य नहीं हैं जो है ना देश के इस कोने में हमारे यहाँ जी पर हाँ पाए जाते जी हैं हाँ इंडिया में। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा स्किल को अर्न करने का पार्ट है उसकी आवश्यकता जो है वो सिर्फ इतनी है कि हम अपने लिए आवश्यक सुविधा को इंश्योर कर पाए, है ना। तो उसको लेकर यहाँ पर अगर देखें कंपैरेटिवली तो मान्यताएं बहुत बन गई हैं, जिसके आधार पर कुछ 4, 8 या 10 प्रोफेशन ऐसे हैं जिन प्रोफेशंस में हम अपने बच्चों को, ज्यादातर यहाँ पर देखने में आता है भारत में कि उन प्रोफेशंस में बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हाँ जी तो वो अगर देखें ठीक से तो वो मान्यता का मुद्दा है ना, हाँ कि जी जितनी मान्यताएं किसी प्रोफेशन को लेकर हमारी ज्यादा हो गई हैं, या जब हम सुविधा को ही अपने सुख का स्रोत मान लेते हैं, तो उस आधार पर जो मान्यताएं बन जाती हैं उस आधार पर है ना वो जो सिस्टम है वो सिस्टम कितने हॉलिस्टिक हैं, कितने म्यूचुअली एनरिचिंग हैं, उस बात को तो देखना ही होगा। क्योंकि एक समाज में काम करते हुए हमें लेबर्स की भी आवश्यकता है, हमें मेड की भी आवश्यकता है, हमें हेयर ड्रेसर की भी आवश्यकता है, हमें इंजीनियर की भी आवश्यकता है। हम एक ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें केवल डॉक्टर इंजीनियर होंगे, ऐसा समाज है ना, उसको हमें बच्चे के विजन में लाना होगा और उससे पहले खुद अपने विजन में भी लाना होगा। जी हाँ दूसरी बात है ना, तो उस आधार पर बच्चा अपने लिए डिसाइड कर पाएगा कि जो उसके जीने की आवश्यकता है उसके लिए सुविधा एक पार्ट है और उसके लिए 2 और पार्ट हैं, संबंध और समझ का, है ना। अब जो दूसरी बात आती है कि क्या संबंध मेरे जीने की एक आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता है, इसको एक्सप्लोर करना होगा। क्योंकि जब हम इस बात को नहीं देख पाते कि संबंध मेरे फुलफिलिंग लाइफ को जीने की एक आवश्यकता है, तो हम सेपरेशन को एक सॉल्यूशन मान लेते हैं, जिसमें हमें लगता है कि परिवारों को अलग हो जाना चाहिए। अगर आपस में नहीं बन रही तो कन्फ्लिक्ट डेली होते रहेंगे, उसका क्या फायदा, उससे अच्छा है अलग हो जाते हैं। तो चाहे उसके लिए ओल्ड एज होम्स का सहारा लें, चाहे अलग अलग घरों में रहें, है ना। तो ऐसे जो सोल्यूशन है जिसकी बात पहले पार्ट में हुई, तो इस बात को हमें एक्सप्लोर करना होगा कि जो ये अलग अलग रहना है जिसमें हम बहुत सारा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो केवल चीजों को बद से बदतर होने के से बचाता है कि चीजें और खराब ना हो, उससे बचाने तक के लिए वो एक स्तर पर काम आता है। पर अलग रह के क्या मैं एक फुलफिलिंग लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, इसको तो हमें एक्सप्लोर करना होगा। हाँ मतलब यही कि हम हार्मनी में है भी कि नहीं, हमारा फिर राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट जी, मतलब इस बात को एक्सप्लोर करें हम कि हमें संबंध नेचुरल ज्यादा लगता है या जो विरोध है, जो सेपरेशन है, वो ज्यादा नेचुरल लगता है। हाँ, क्योंकि अगर हम इस बात को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हम सारी उम्र प्रयास भी करेंगे विरोध में रहने का, और क्योंकि हमने उसको अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस से वेरीफाई नहीं किया तो सारी उम्र हम परेशान भी रहेंगे। क्योंकि देखिए जब तक हम यहाँ, जब मैं इंडिया में थी, मेरे अपने पेरेंट्स ने, सबने, हम लोग एक उम्र तक, अब आज भी हम अपने दादा दादी या नाना नानी कैसे भी हो, हम उनसे झगड़ा नहीं कर सकते, हम उनसे अलग नहीं रह सकते। हमारा संस्कार ही ऐसा है कि परिवार में हम सबको उनकी उम्र के, उनके तजुर्बे के, उनके हर चीज के हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं। यहाँ पे सोसाइटी बहुत इंडिविजुअल है, सेल्फ को सेल्फ के जैसा लेती है। तो छोटा बच्चा भी, या बच्चा अपने पेरेंट को भी पलट के बोल देता है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। तो वो एक एज अ पेरेंट सहन कर पाना भी, तो उसके लिए भी तो हमें रिसीविंग एंड में प्रिपेयर्ड नहीं होते हम लोग। जी, और देखिए ना, देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात क्या है कि क्या हम दोनों पार्ट को देख पा रहे हैं। जी, ये इम्पोर्टेंट बात है। हम कई बार क्या होता है, जब देखने लगते हैं तो सिर्फ अच्छाई को देख के हमें लगता है सब कुछ अच्छा है। जी हाँ। फिर जब हम तरफ कमियों को देखने लगते हैं तो ऐसी दृष्टि बन जाती है कि हमें सिर्फ कमियां ही दिखने लगती हैं। जी, क्या हम उस बात को देख पा रहे हैं कि एक जो बच्चा है वो पेरेंट्स के प्रति उसके अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव भी है। जी हाँ। इनका जितना सामर्थ्य था उन्होंने मुझे दिया, है ना? अगर उनकी सोच सुविधा केंद्रित थी तो उन्होंने मुझे सुविधा दी, ठीक है। उनकी अगर सोच समझ के केंद्रित थी तो वो समझ को भी दे पाए। क्या बच्चा शिक्षा संस्कार से इस बात को देख पा रहा है
कि उन्होंने मुझे सब कुछ तो नहीं दिया लेकिन बहुत कुछ दिया, और बहुत कुछ अब मेरी जिम्मेदारी में है आगे करने के लिए। जी तो क्या जी दोनों पार्ट को देख पा रहा है? अगर बच्चा दोनों पार्ट को देख पाएगा ना, तो बच्चा बड़े होकर अपने पेरेंट्स के लिए भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी के साथ जी पाएगा। तो वो पेरेंट्स को बता पाएगा कि पापा आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है ना, हाँ जी, अब देखिए ये काम को इस तरीके से करेंगे तो ये और बेहतर तरीके और से हो बेहतर सकता हो है। सकता है। हाँ हाँ, तो एक क्या ये म्यूचुअली हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल पूरक है? पूरक क्या हो naturally जाए, लाइक acceptable है? फैमिली एक दूसरे की कमियों पे फिर भी एक दूसरे के साथ भी उनको हेल्प देखिए करने कोई, के लिए। बिल्कुल बात वही आएगी, क्या वो कमियां जानबूझ के कर रहा है या जी, समझ के अभाव में हो रही अभाव में हो रही, बिल्कुल सही। जी, जी। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सृष्टि दीदी। मिसेस रमनप्रीत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो माइक आपको प्रोवाइडेड है। भैया पोल के रिजल्ट्स भी हैं हमारे साथ। जी जी दीदी, तो आई थिंक करीब 96% पार्टिसिपेंट्स ये कह रहे हैं कि जो इंटेंशन पर डाउट है वो संबंधों में समस्या का मुख्य कारण है। तो लगभग सभी पार्टिसिपेंट्स इस बात को देख पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लोरेशन है, और जितना ऑनेस्टली हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे तो उतना अच्छा आगे के लिए जो है हम लोग प्रोग्राम बना पाएंगे। जी भैया, हमारे साथ मिस्टर चंद्रसेन जी हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी भी हैं, अगर आप अपनी बात पुनः रखना चाहें तो। हाँ, नमस्कार जी। अभी आपका डिस्कशन सुना सृष्टि जी का, यूके से बोल रही थी, तो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था कि इंडिया में जब हम टेक्निकल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ पर एक हाई टारगेट और एक हाई एस्पिरेशन रखना जरूरी होता है ना। मैं करीबन कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। अगर हम ऐसा नहीं करें कि एक ऊंचा लक्ष्य बच्चे के साथ नहीं रखे, तो आई थिंक बहुत सारे बच्चे पढ़ाई और कम कर दें, जिस लेवल से वो पढ़ रहे हैं उससे भी नीचे चले जाएंगे। और वो पूरा एजुकेशन का जो उनके पेरेंट्स का एक ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड इतना पैसा खर्च करना, टाइम खर्च करना, कुछ लोग अपने एफोर्ट्स कैपेबिलिटी से ज्यादा भी खर्चा करते हैं, काफी लोग, वो एक उद्देश्य भी खत्म हो जाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरे को पता नहीं दूसरे देशों का क्या स्थिति है, बट अपने यहाँ इंडिया में, चाहे वो पूरा इंडिया का कोई सा भी हिस्सा हो, मैं सभी जगह बच्चों को पढ़ाया है, उसमें एक हाई टारगेट, एक हाई एस्पायरेशन, ऊंचा लक्ष्य बच्चे के लिए, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करे, ये बहुत जरूरी है। और उसके बिना आई थिंक उसका विकास जो है वो होगा भी नहीं। अगर उसको हम एक छोटा लक्ष्य दे दें कि हाँ भाई आप एक छोटा जॉब कर लें, तो आई थिंक मैं बस इतना ही ऐड करना चाह रहा था इसमें। जी जी प्रवीण जी, बस इसमें एक ही बात का इनपुट मुझे लगता है कि जो ये ऊंचा लक्ष्य है, क्या उस ऊंचे लक्ष्य की जो हमारी परिभाषा है उसमें है ना सुविधा के साथ साथ क्या समझ और संबंध की भी वरीयता है या नहीं है, उसी को देखने की बात है। नहीं, इसी में था कि देखो स्टूडेंट अभी 20, 21, 22 साल का है, तो यहाँ पर उसके लिए बहुत सारी चीजों के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। अगर बच्चा, देखो मैंने कई बिल्डिंग पे काफी लंबे समय से काम किया है और काफी बच्चों को देखा है ना, लास्ट काफी सालों में। अगर बच्चा फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन कर रहा है और अच्छे से जो एक जॉब में निकल जाता है, चाहे वो किसी भी प्रेशर में निकला, और अधिकतर प्रेशर में ही निकलते हैं, तो 3, 4, 5 सालों में सारी चीजें वो अपने आप ठीक कर लेता है। ये उसको समझ डेवलप हो जाती है। 4-5 साल नौकरी करता है तो आगे आपको चीजें स्मूथ लाइन होती हुई नजर आती है। बट अगर हम उसको, जब वो पढ़ रहा है उसी टाइम पे केवल सुविधा पे ध्यान दें, संबंधों पे ध्यान दें, और इन्हीं को ये रहे कि हाँ आप इसमें कंफर्ट हो, तो मैंने ऐसा देखा है कि फिर वो बच्चा ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा और एक लोअर ग्रेड में ही अपना जीवन स्ट्रगल करता रह जाता है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने खास तौर पे प्रैक्टिकली देखा है।
जी जी जी, ठीक है ना, इसको एक्सप्लोर कर लें प्रवीण जी, और है ना हम लोग, क्योंकि सिर्फ देखने में ये भी आता है कि बहुत सारा एजुकेशन पर काम तो पिछले सालों में बहुत हुआ, बहुत सारे बच्चे और इंजीनियरिंग कॉलेज और भी प्रोफेशनल कॉलेज और भी एजुकेशन के कॉलेज खुले, और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अच्छे पैकेजेस पर भी आगे बढ़े हैं, और फिर जो समाज की स्थिति दिखती है उस स्थिति में कुछ एक अलग तरह का उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है ना। तो उससे ये ध्यान में आता है कि अगर एजुकेशन से बच्चे में समझ डेवलप हो रही है प्रेशर की सिचुएशन में, तो जो समाज की स्थिति होती है ना, जो पढ़े लिखे लोगों के ही समाज की बात कर रहे हैं, अगर उसमें भी देखें तो वो स्थिति दिखाई नहीं देती। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जो बच्चा अच्छा लग जाता है पूरा समाज उसको बड़े रेस्पेक्ट करता है, बड़ी इज्जत से देखता है कि अच्छा हुआ यार, ये तो बहुत अच्छा लगा यार, ये बच्चा तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकला, हम तो इसको जानते नहीं थे। इवन तो बच्चा आपको ठीक है संबंध बहुत नॉर्मल रखता है, माताजी से पिताजी से भी बहुत नॉर्मल रखता है। हमारे आसपास ऐसे कई बच्चे हैं, बच्चे भी खुश रहता है, माँ बाप भी खुश रहते हैं, कोई बात नहीं, तो तमीज से बोलना नहीं आता 2-4 साल में सीख जाएगा, और सीख ही जाता है बच्चा। तो इसमें इस मामले में मेरा ये ओपिनियन है कि इसको सुविधा से नहीं जोड़ा जाए या संबंधों से नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि संबंध के लिए भी उसके पास पूरी उम्र पड़ी है, अभी तो जवान है बच्चा, 22-23-24 साल का बच्चा है, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है उसके पास संबंध सुधारने के लिए। बिगड़ भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। जी जी जी, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, ऐसे भी मदर्स देखी है, ऐसे एक टिपिकल केस भी देखा है, बच्चे की माँ कॉलेज में आकर बच्चे के साथ सबके सामने थप्पड़ मार देती है, पूरे क्लास के आगे थप्पड़ मार देती है, और वो 3 साल बाद वो बच्चा, उसको मना कर दिया जाता है कि भाई इस तारीख के बाद तेरे को घर से खाना नहीं मिलेगा। आज बच्चा अच्छी नौकरी कर रहा है, मजबूरी है उसकी, आज नौकरी कर रहा है, इवन तो उसके पास बीटेक की डिग्री होने से पहले उसकी नौकरी कर रहा है, कर ली उसने, डिग्री भी कर ली। तो संबंध तो खराब है, संबंध खराब है, लेकिन बच्चे का कैरियर बन रहा है। नहीं प्रवीण जी, बस उतनी ही बात कही जा रही है कि सुविधा इंश्योर करना, उसके लिए प्रयास करना, ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कि केवल क्या सुविधा के आधार पर जीते हुए हम अपनी बेसिक एस्पिरेशन तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ उसी की बात है बस। अच्छा ठीक है जी ठीक है, थैंक यू सर। हमारे साथ मिस्टर चंद्रसेन जी हैं। सर अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर मनीष शर्मा जी भी हैं। जी मनीष जी, आपका माइक अनम्यूट हुआ है। भैया पोल के भी रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर हो रहे हैं। जी दीदी, पोल ही शेयर हो रहा है हमारे साथ, that if a person is showing lack of competence in relation to me either in my family, in the family or work, है ना, तो इसको भी अगर पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्ड करें। जी पार्टिसिपेंट्स, हमारे साथ पोल 3 शेयर हो रहा है। इफ अ पर्सन इज शोइंग लैक ऑफ कॉम्पिटेंस इन रिलेशन टू मी आइदर इन फैमिली और वर्क प्लेस, जैसा अभी प्रश्नों में जिक्र भी हो रहा था, I need to develop the competence of the other in place of getting into opposition. Please reflect and respond to this poll. और मनीष जी और चंद्रसेन जी दोनों के पास माइक है। यस सर, आवाज आ रही सर मेरी? जी सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर अब आई आवाज? कम आ रही है थोड़ा सा, अगर आपने ईयरफोन लगाए हैं तो आप उनको हटा के ट्राई कर सकते हैं। अब आ रही है आवाज आपको मेरी? जी जी अभी आ रही है आपकी। सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जैसे कि हम लोग सीखते हैं और सिखाते भी हैं कि हम लोग को सोसाइटी में यूनिक बनना है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी पहचान बनानी है, और लोग अपने आप को डिफरेंशिएट करके भी रखते हैं। और जब वो लोग प्लेसमेंट या बड़े होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि जाइएगा आप इंटरव्यू में तो अपने आप को जैसे क्राउड से अलग करिएगा ताकि आपको वो हायर कर सकें। तो ये सब 2 कंट्रोवर्सी बातें नहीं हुई? जी जी, कौन कौन सी 2 कंट्रोवर्सी बातें हुई सर? सर एक तो जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि हम लोग को अपने आप को आइडेंटिफाई, जैसे सारी चीज़ें सिमिलर हैं, हमारा गोल भी सेम है, हमारा जो सर पर्पस है लाइफ का वो भी सेम है, तो हम अपने आप को डिफरेंशिएट क्यों करते हैं या डिफरेंशिएट कराना क्यों चाहते हैं? जी जी, है ना, तो
मनीष जी, जो देखे ना कि भाव के स्तर पर, समझ के स्तर पर हमें समानता होगी, जब बाहर काम करने जाएंगे तो काम करने के स्तर पर हमें बहुत सारी क्रिएटिविटी का स्कोप है। जैसे कोई व्यक्ति नेचर के लिए काम करना चाहता है तो हो सकता है एक व्यक्ति की ये सोच हो कि उसे बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, दूसरे व्यक्ति की सोच ये हो सकती है कि जो लोग पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम पेड़ काटे जाएं, उसके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम करना चाहिए। अब बाहर से देखें तो हमें लगता है कि ये दोनों अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं, ठीक है ना? पर जो उनका आशय है वो आशय क्या है? आशय एक ही है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, उसके आशय को देखें, है ना, उसके रूट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो ये ध्यान में आता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सुखी होने के लिए, समृद्ध होने के लिए कर रहे हैं। फिर जब बाहर नेचर के साथ या समाज में काम करने जाएंगे तो उसमें बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है ना? और जब हम आगे समाज की बात भी करेंगे कल, तो समाज में भी इस चर्चा को रखा जाएगा कि क्योंकि समाज में जो हमारे जीने के लिए सुविधा की आवश्यकता है, उस सुविधा की आवश्यकता के जो उत्पादन या उपलब्धि मैं अकेले नहीं कर सकता, तो बहुत सारे सिस्टम्स या बहुत सारे लोग, उन पे मेरी डिपेंडेंस बनी हुई है। तो वो जो बहुत सारे सिस्टम्स पर मेरी डिपेंडेंस बनी हुई है, क्या वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी के अर्थ में हो या उसमें कंपटीशन हो, है ना, जिससे यूनिक बनने की बात आ रही है, तो उस बात को एक्सप्लोर करने की बात है। अभी कई बार क्या होता है, जब बच्चे को हम यूनिक बनने के बारे में बताते हैं तो यूनिक वो स्किल के मामले में बन रहा है या उससे कहीं ना कहीं वो कंपटीशन में जा रहा है या अपने लिए रिस्पेक्ट को इंश्योर करने के बारे में सोच रहा है, इसको एक्सप्लोर करने की बात है ना? तो बच्चा क्या दूसरे को अपने जैसा देख पा रहा है ना, या अपना ओवर इवैल्यूएशन कर रहा है इस मान्यता के आधार पर कि मैं सबसे अलग हूं और मैं सबसे बेहतर हूं? और फिर नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है? हम जब बच्चा एक यूनिक बनने की बात करता है तो बच्चा अपने आप में कंफर्टेबल होता है या अनकंफर्टेबल होता है? क्या लगता है आपको? सर वो अपने आप में तो कंफर्टेबल ही होगा ना। देखें, अगर बच्चा यूनिक बनने का प्रयास कर रहा है ना, तो उसको देख ले हम, बच्चा अपने आप में कंफर्टेबल है या प्रेशर में है, अनकंफर्टेबल है? तो बात सिर्फ इतनी सी कही जा रही है ना, कि जब समाज की चर्चा होगी तो उसमें भी इस बात को रखा जाएगा कि जो स्किल के सेट पर हम देख रहे हैं, तो स्किल के सेट में बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है। कोई कंप्यूटर इंजीनियर हो सकता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई फार्मर हो सकता है, लेकिन उनका बेसिक पर्पस क्या है? क्या वो बेसिक पर्पस सेम है या वो बेसिक पर्पस अलग है? कोई भी प्रोफेशन में काम कर रहा हो व्यक्ति, वो परिवार में उसका जीना हो रहा है, तो परिवार में जीने के लिए क्या परिवार की हार्मनी को समझना होगा या नहीं समझना होगा? तो क्या प्रोग्राम दोनों का सेम होगा या नहीं होगा? चाहे वो एक फार्मर है, चाहे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, चाहे वो एक जॉब सीकर है, कोई भी, है ना? तो और पोटेंशियल के स्तर पर देखें तो क्या इन तीनों का पोटेंशियल, या जितने भी समाज में अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं, क्या उनका पोटेंशियल एक जैसा है या नहीं है? उनमें कल्पनाशीलता चल रही है या नहीं चल रही है? ठीक है मनीष जी? यस सर, ओके सर। जी भैया, समय भी हो गया है, तो हम वर्कशॉप को क्लोज अनाउंस कर सकते हैं, या चंद्रसेन जी? जी दीदी जी। तो जिनके हैंड रेज हैं दीदी, नेम अनाउंस करके, संजय अकरम जी हैं और चंद्रसेन जी। जी, आपके रिफ्लेक्शंस हम कल सुबह 9 बजे इनफॉर्मल सेशन में भी ले सकते हैं। आप प्लीज अपनी बात जरूर रखिएगा। एंड वी क्लोज द सेशन टुडे। और डियर पार्टिसिपेंट्स, आज की असाइनमेंट्स का लिंक ओपन हो चुका है, आप उन्हें जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अजय भैया। जी दीदी, नमस्ते सभी। नमस्ते सभी को।